अगर एग्जाम से पहले क्वेश्चन आउट हो जाए तो वाह क्या बात है। मतलब कि एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन हमें पता चल गया कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि ये 6 मार्कर क्या आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज के ये रहते हैं। तो ये पता चल जाए तो और भी जीवन आनंदमय हो जाएगा। उसके बाद 4 मार्कर पता चल जाए, 2 मार्कर पता चले, एमसीक्यू तो हम लोग कर ही लेंगे। तो टेंशन की बात नहीं है, एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए आउट हो ही जाएंगे। सीबीएसई में बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर को आउट करना और आसान है। क्या सर आपका कोई कनेक्शन है सीबीएसई में? जी नहीं, ऐसे नहीं। आपको करना होगा उसके लिए पिछले 10 से 12 सालों का पीवाईक्यू एनालिसिस, और देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रेपिटेटिव हैं। उसके बाद देखना पड़ेगा कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स अलॉटेड हैं, और फिर आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, और फिर आती है लिस्ट कुछ क्वेश्चंस की, दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट आउट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। ये वीडियो आप आज सेव करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन आएंगे तब मुझे बताना कि कितने क्वेश्चंस इसमें से रिपीट हुए हैं। क्योंकि अगले पिछले 10-12 साल के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना, और सेशन को सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों का ह्यूमैनिटीज डोमेन का मेंटर स्वागत करता हूं हमारे इस क्लास पे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप अपनी सीयूईटी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो 6 से 8 बजे तक डेली शाम मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। और अगर आप हमारे पेड बैच के साथ जुड़ करके मेरे अंडर में अपनी गाइडेंस के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे रीसेंट हौसला बैच से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिना आप लोगों को और उत्सुक किए हुए चलते हैं द नेक्स्ट 6 मार्कर्स इन योर एग्जामिनेशन। अब ये जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस रहे हैं उनका मैं एक बंच लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले चलते हैं कौन कौन से ये क्वेश्चंस रहे हैं सर। आप देखिए बुक 1 में से कितने 6 मार्कर आएंगे, तो टोटल 2 6 मार्कर्स आएंगे। और ये 2 6 मार्कर्स को देखिए तो 2 चैप्टर से मैक्सिमम ये क्वेश्चंस आए हैं। कौन कौन से चैप्टर? एक तो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर, जिसको कंटेम्पररी हम लोग कहते हैं, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से नहीं आ सकता है। तो इसीलिए पिछले कई सालों के पीवाईक्यू को अगर एनालिसिस करोगे तो ये आपको आउट एंड आउट दिखेगा कि कहां से ये आ सकता है। बाकी हम लोग धीरे धीरे 4 मार्कर और 2 मार्कर पे भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर तुम्हें चाहते हो कि मैं इन सब क्वेश्चंस के मॉडल आंसर लेकर के आऊं तो कमेंट सेक्शन भर देना, ठीक है। 50 से 100 कमेंट अगर आ गए तो पक्का मैं आप लोगों को ला करके मॉडल आंसर दूंगा। कहां पे? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ठीक है। कौन सा लिंक है? नए चैनल ह्यूमैनिटीज बोर्ड्स बेसिक शिक्षा पे, उस पे जुड़ जाओ, वहां पे मैं मॉडल आंसर ला करके दे दूंगा, ठीक है। कि यही आंसर लिख दोगे तो और अच्छे से आंसर मिलेगा। तो 2 आपके आएंगे बुक 1 से, बुक 2 से भी 2 आएंगे, तो टोटल 4 आएंगे 24 मार्क्स के। अब ये 24 मार्क्स चलो आउट करते हैं। अब इसमें भी कौन कौन चैप्टर से आएंगे, तो बस आपका ग्लोबलाइजेशन से नहीं आएगा, उसके बाद सारे चैप्टर्स को 6 मार्क्स अलॉटेड है। मतलब कि सारे से प्रोबेबिलिटी बनती है आपकी कि आपके 6 मार्कर आए। तो सर आएंगे किससे? अगर हम लोग एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसी तरह चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में देखो तो यहां पे थोड़ा आपको देखने में आएगा कि ये देखो 6 मार्कर एक चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में है, देन आपका 6 मार्कर इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन में है, देन 6 मार्कर आपका रीजनल एस्पिरेशंस में है, देन आपका रीसेंट डेवलपमेंट। तो आते कहां से? रीजनल रीसेंट डेवलपमेंट से तो 100% आते ही आते हैं एक 6 मार्कर, देन आपका रीजनल एस्पिरेशन से आते हैं या फिर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग से आते हैं। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलो फिर लेट्स स्टार्ट। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, एक्सप्लेन द 4 consequences ऑफ द शॉक थेरेपी। कर लो। कब कब? 24, 20, 19, 24। और भी कंपार्टमेंट्स में आए हैं, और भी बहुत समय आए हैं, वो मैंने अभी तक लिखा नहीं है। सैंपल पेपर्स में आए हैं। तो जब इतने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो एक आंसर में A4 साइज का बना करके रख लेते हैं, 2 पेज का आंसर लगेगा। अब आंसर लिखने का भी तरीका होना चाहिए। आंसर राइटिंग अगर करना है, अगर आपको चाहिए प्रॉपर कि सर मुझे बता दीजिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए अलग से वीडियो, इस पे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका प्रॉपर आंसर लिखना, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वेब चार्ट इंक्लूड कर देना, फ्लो चार्ट इंक्लूड कर देना, वेब ट्री इंक्लूड कर देना। सो इन दिस वे यू हैव टू गो। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द शॉक थेरेपी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करें तो एनालाइज एनी 3 एडवर्स इफेक्ट द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय गोर्बाचेव इन सोवियत यूनियन। ये तो बस 3 ही का पूछ रहा कि गोर्बाचेव ने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, उसके
आप बताइए कि कौन से 3 एडवर्स इफेक्ट रहे हैं। देखा जाए तो बहुत सारे इफेक्ट रहे हैं। अब पॉलिटिकल क्या रहा है, इकोनॉमिकल क्या रहा है, उनकी पेरिस्ट्रोइका बताइए, उनका ग्लासनोस्ट बताइए, फिर कैसे जो सोवियत ब्लॉक्स रिपब्लिक आजाद होते हैं, डेमोक्रेटिक बनते हैं, कैसे लिथुआनिया में आपका प्रोटेस्ट चालू होता है, अफगानिस्तान से ट्रूप्स को बुलाया जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी मच इफेक्ट। क्या क्या रहते हैं, कू के बारे में आपको बात करना पड़ेगा, तख्ता पलट की कोशिश करते हैं, बोरिस यल्त्सिन कैसे रिपब्लिक होता है, सीआईएस का फॉर्मेशन, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन एनालाइज एनी 3 consequences and the disintegration of the union। तो कुछ चीज याद रखना, causes and the consequences। causes क्या था डिसइंटीग्रेशन का, बहुत सारे कॉजेस थे, अथॉरिटेटिव रूल था, हाई ब्यूरोक्रेसी था, नो फ्रीडम था, राइट्स नहीं थे यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी यहाँ पे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, इंडस्ट्रीज बहुत बेकार थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, लॉट यू कैन गेट। तो कॉजेस बहुत है। अब उनके कॉज के कारण क्या हुआ, इफेक्ट आया, मतलब कि कंसिक्वेंसेस क्या है। जब जैसे ही बाइपोलर वर्ल्ड खत्म होता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट करता है, तो सबसे पहले बाइपोलैरिटी जाती है, कोल्ड वॉर खत्म होता है, नए देश आते हैं, सेंट्रल एशिया का उदय होता है, यूएस की हेजेमनी आती है, ठीक है, हम टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, जियोपॉलिटिक्स चेंज होती है, मल्टीपोलर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, यूएस का हेजेमनी आता है। सो यू कैन गो फॉर दैट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से आने वाला है, ठीक है। सो disintegration of the Soviet Union and profound consequences of the world politics, ठीक है। support the statement with the help of 3 examples। 3 examples से बताओ disintegration of the Soviet Union had profound consequences of the world politics, कि जैसे ही वो डिसइंटीग्रेट करता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, बाइपोलर वर्ल्ड खत्म होता है, यूएस की हेजेमनी स्टार्ट होती है, उसके साथ एक कैपिटलिज्म का जीत होता है, तो ज्यादातर लोग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाते हैं अपने तरफ, वो कैपिटलिज्म की तरफ जाते हैं, ठीक है। ईयू का उदय होता है, अल्टरनेट सेंटर्स बनने लगते हैं बाइपोलर वर्ल्ड के बाद, ठीक है। तो ये आपके कंसिक्वेंसेस में आ सकते हैं। देन एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इंडियाज रिलेशन विथ रशिया, ये भी आने वाला है कि इंडिया रिलेशन क्या था, एम्बॉडेड इन हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट रहा है। तो पूरी एक जो इंडिया और यूएस का स्टेटमेंट है, वो पैराग्राफ है, यू हैव टू गो फॉर दैट। देन एनालाइज एनी 3 इफेक्ट ऑफ द शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी के इफेक्ट क्या क्या थे, वो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। सो यू आर हैविंग लॉट ऑफ ऑप्शन। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से बस यही नहीं, और देख लो, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन वाज द कंसीक्वेंस ऑफ मेनी डिफरेंट फैक्टर। क्या कारण थे कि उसका डिसइंटीग्रेट हुआ, कॉज मैंने बताया, मोस्ट फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैड टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में, ठीक है। तो आपको रशिया रिपब्लिक में दागिस्तान वगैरह चेचन्य वाला बताना है, ताजिकिस्तान वाला बताना है, युगोस्लाविया का आपको बताना पड़ेगा। देन आपको और भी ऑप्शन, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया वगैरह में क्या हुआ, वो भी आपको बताने पड़ेंगे। सो यू हैव टू गो फॉर दैट, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन आ गया। कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर आने वाला है, ठीक है। तो अभी से 3 महीने का टाइम है, ये सब पेपर्स कर एक एक आप बना लीजिए, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है, प्लेलिस्ट में बता दे रहा हूं। अब जाकर के मैंने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, बेसिक शिक्षा यूट्यूब के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, देखिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा है। सो यू हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक, ठीक है। अब इसका देखो, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब याद रखना, ईयू का इफेक्टिवनेस क्या है, कैसे वो यूएस को काउंटर कर रहा है, 100%। ईयू का फॉर्मेशन 100%। एशियान आने वाला है, एशियान कैसे इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, मिलिटरी, वो भी आने वाला है। सो इवैल्यूएट ईयूज इफेक्टिवनेस इन यूरोपियन यूनियन एज मोस्ट प्रोमिनेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट विद द आर्गुमेंट दैट द साउथ कोरिया इज इमर्जिंग एज अ न्यू अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर, कि कैसे साउथ कोरिया एक नया अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर। तो ये बाउंसर्स हैं, तो इन बाउंसर्स के लिए भी तैयार हो जाइए, हमेशा डक करने की जरूरत नहीं है ना, बाउंसर है, अपर कट मारो, मारो पुल शॉट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ, आया ना, इवोल्यूशन ऑफ, बताइए कैसे इवॉल्व होता है यूरोपियन यूनियन। स्टार्ट करो मार्शल प्लान से, ट्रूमन डॉक्ट्रिन से स्टार्ट करो, टाइमलाइन बना दो यार, देखो एग्जामिनर कितना खुश होगा। सो यू हैव टू बी दैट। डिस्क्राइब द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियान, एशियान के 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं वो बता दो। सो एशियन ईयू बहुत अच्छे से आने वाला है। कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर में देखें तो इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन यूनियन एज मोस्ट इफेक्टिव रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 3 फैक्टर्स बताने हैं, उसके आपको 3 अलग अलग फैक्टर्स, मिलिटरीली कितना स्ट्रांग है, कितना ट्रेड वगैरह कवर अप करता है, सॉरी कितना मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसका,
देन इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली कितना स्ट्रांग है, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट मेक यूरोपियन यूनियन हाईली इन्फ्लुएंस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, किस कारण से वो सबसे ताकतवर बनता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो पैराग्राफ ही पूरा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एशियान वे, एशियान वे क्या है, पिलर्स इसके क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है एशियन कम्युनिटी का, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एशियन विजन 2020। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर्स, ठीक है, इसमें देखें कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर में, तो इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ ईयू, सपोर्ट आर्गुमेंट फॉर साउथ कोरिया, तो ईयू एशियन साउथ कोरिया भी आ रहा है हमें, ठीक है। देन कंटेम्पररी साउथ एशिया देखें तो यहां से बहुत ज्यादा नहीं आया है, लेकिन डिस्पाइट वेरियस प्रॉब्लम्स द people in the South Asian countries share the aspirations and support for the democracy. स्टेटमेंट बेस्ड है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, डिस्पाइट वेरियस प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम्स रहे साउथ एशिया में, लेकिन लोगों के यहां पे देखो तो बहुत ये लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 3 सुटेबल एग्जांपल, 3 सुटेबल एग्जांपल से करो। नेपाल परफेक्ट, चाइना सॉरी श्रीलंका परफेक्ट, तो ये आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, इंडिया का दो, ठीक है। सो यू हैव द ऑप्शंस ओवर हियर, इन सबके ऑप्शंस आपको बताने पड़ेंगे। तो कंटेम्पररी साउथ एशिया से आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, और क्या क्या आएंगे आपके पास। आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, एक और चीज, अगर बुक 2 का चाहते हो कि सर बुक 2 का भी लेकर के आइए, तो बुक 2 का लिख दो, ये बुक 1 का भी मैं आपको बता रहा हूं, बुक 2 का भी चाहिए तो बुक 2 का भी लिख दो, मैं उसके भी आपके लिए 6 मार्कर इंपॉर्टेंट लेकर के आऊंगा, ठीक है। सो बुक 2 अभी कंप्लीट मैंने बनाया नहीं है, कुछ मैंने बना दिया। सो बुक 1 आई हैव कंप्लीटेड, क्योंकि 10 साल का करने में इतना समय लगता है यार, ठीक है। तो बुक 1 कंप्लीट कर लिया, इसलिए मैंने आपके लिए लेकर के आ गया। बुक 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन है, खुला है, बताओ, ठीक है, विल मेक ऑन दैट ऑल्सो। आफ्टर द, क्योंकि आप पता चलना चाहिए ना आप कितने एक्साइटेड है, ठीक है। आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द चेंज्ड रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 6 आर्गुमेंट्स कि आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर यूनाइटेड नेशंस जो है, सॉरी ये कंटेम्पररी साउथ एशिया से नहीं है, ये यूएन से है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी भर भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कहता है कोल्ड वॉर के बाद ईयू जो है, सॉरी यूएन जो है, वो चेंज रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, कि बाय यूएस हेजेमनी के साथ वो काम कर रहा है, ठीक है। उस पे आपको 6 आर्गुमेंट्स दे करके करने हैं, ठीक है। इट्स इजी। यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद रिलेवेंट एग्जांपल। बाउंसर है बेटा, क्या करोगे, नहीं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो कहां से हो पाएगा, पॉसिबिलिटी है नहीं है, इसीलिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने कराया, कि आपको कह रहा है कि यूएन जो है, डैग हैमरजॉर्ड का लाइन है ना, कि यूनाइटेड नेशन इज नॉट हियर टू टेक यू टू हेवन, इट्स हियर टू सेव यू फ्रॉम हेल। अब हेल से कैसे बचा सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, पीस कीपिंग फोर्सेस, पीस बिल्डिंग, इकोसॉक, यूएनएचसीआर, HRC, okay, so these are the options you are having. Next, अगर इसी की बात करें तो कोल्ड एंड यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग अकॉर्डिंग चेंज्ड रियलिटीज, ये मैंने अभी बात कर दिया, ठीक है। और फिर इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड strengthen and realities UN is desirable, highlight the necessary reforms empowered by the UN। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बेटा अगर तुमने ये यूक्रेन रशिया वॉर को डिस्क्राइब किया, पैलेस्टीन वाला इजराइल वॉर को डिस्क्राइब किया, ठीक है, सो यू विल गेट द रियलिटीज। पूछ रहा कि इस कंटेम्पररी वर्ल्ड में, चेंजिंग वर्ल्ड में ताकतवर यूएन की जरूरत है, क्यों जरूरत है, ताकि पीस लाया जा सके। यूएन क्यों बना था, टू ब्रिंग पीस, सुरक्षा, सहयोग और शांति। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, व्हाट अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन इज द मेजर डिफरेंस इन द प्रिविलेज गिवन टू द परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये रिफॉर्म से लेकर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। रिफॉर्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म होने चाहिए, यू हैव टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस एंड दिस इज द रिफॉर्म। तो एनसीईआरटी जब पढ़े रहोगे, यू हैव योर बुलेट पॉइंट्स, तो आपके लिए इजी बन जाएगा। देन एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ यूएन। आज के समय में रिलेवेंस है, छोटा सा क्वेश्चन है, वाह सर क्या क्वेश्चन है, लिखो रिलेवेंस उसका क्या है। चर्चिल की बात याद है ना कि जॉ इज बेटर देन वॉर।
कोट करना पड़ेगा। इट्स नॉट मेड टू टेक यू हेवन बट टू सेव यू फ्रॉम हेल। कोट करना पड़ेगा, बस ये चलाने से लिख लेने से नहीं होगा। सो यू हैव टू बी वेरी 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 मच स्पेसिफिक बेटा। कैसे लिखना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रिस्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कि क्यों कंटेम्पररी स्टेटमेंट है? क्या अफ्रीका से कोई है, लैटिन अमेरिका से कोई है, साउथ एशिया से कोई है? जापान इतना बड़ा बजट में कंट्रीब्यूटर है, वो नहीं बन सकता? इंडिया नहीं बन सकता? जर्मनी नहीं बन सकता? ब्राजील नहीं बन सकता? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नहीं बन सकता? थिंक ऑफ दैट, ठीक है। सो ये हिंट है। अगर इस पे आप डिस्कशन चाहते हैं तो 6 मार्क का डिस्कशन भी मैं करूंगा। इंटरनेशनल ऑर्गन्स की बात, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो रिफॉर्मिंग द यूएन मींस स्ट्रक्चरिंग द सिक्योरिटी काउंसिल। कि यूएन का में बदलाव का मतलब ही क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल में चेंजेस करना है, उसी पे तो पूरा मैटर है, सबसे ताकतवर है P5 वीटो, नेगेटिव पावर। सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। What makes UN an inspirational organization? Indispensable organization. क्या UN को सबसे ग्रेट बात बनाता है? What steps should be taken to make UN more relevant? तो UN की चेंज, इवोल्यूशन, इन सब पे बहुत ज्यादा है। Environment and natural resources बाउंसर था एक साल। क्वेश्चन क्या था? Explain any 3 environmental concerns in the global politics no government can address. Environmental concerns बताओ, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी। आएगा तो बेटा प्रेडिक्शन में तो सर ने कहा है कि वो आएगा ही, लेकिन अगर हाईलाइट एनी 3 इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स आ गया, ओवरग्रेजिंग, पॉल्यूशन, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज आ गया, तो आपको समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आगे नहीं बोल रहा क्योंकि बुक 2 मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है, यू विल गेट टू नो दैट, ठीक है। So be specific बेटा। बुक 2 चाहिए, कमेंट इट डाउन, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूं ये वीडियो हेल्पफुल है, भर दो प्यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, स्कूल के दोस्तों में बांटो। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। उम्मीद करता हूं तब तक विद इन फ्यू डेज आई विल कंप्लीट दैट ऑल्सो। आपको इसका प्रैक्टिस चाहिए, लाइव आकर के बताओ मुझे, until and unless you will tell me आई एम नॉट गोइंग टू गेट द आंसर। तो आप सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़िए, ठीक है, जो ह्यूमैनिटीज बोर्ड्स बेसिक शिक्षा है, वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें वगैरह भी करेंगे, ठीक है। देन आई विल कम टू नो अबाउट यू, ठीक है। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच, होप द वीडियो वाज यूजफुल टू यू।